सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ सब बहुत बेहतर होंगे। जैसे कि अब फेस्टिवल्स का सीज़न ऑलरेडी एंड होने वाला है और अब एग्ज़ाम के सीजन्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आज मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये वीडियो आपके सामने लाने का, वो है कि अब हम बात करेंगे उन रिलेवेंट पॉइंट्स पर जो कि एग्ज़ाम में हमेशा हिट करते हैं। एग्ज़ाम में हमेशा वो क्वेश्चंस आते हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों को प्रैक्टिस करते चलें और कंटिन्यू करते चलें वीडियो के माध्यम से, बोर्ड की हेल्प से। आज मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ। बहुत रिलेवेंट नोट्स हैं जो कि सीपीसी से जुड़े ये नोट्स हैं, और वो केवल एक रिलेवेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ चीज़ों को आपको याद करना है और कुछ चीज़ें ईजिली आपके समझ में आ जाएंगी। तो दोनों ही चीज़ें इस नोट्स में है। तो आज मैं इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे पॉइंट्स को आपके साथ बोर्ड पे डिस्कस करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आप यूज़फुल होंगे। और आप लोग भी चाहें तो इन नोट्स को एक पेपर पेन पर आप पेपर पर नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होंगे आपके एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अगर ये पॉइंट्स आपने रिवाइज कर लिए बार बार, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं 0.1% भी नहीं रह जाएगी। बहुत काफ़ी हद तक गलत होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। वैसे तो कोई मशीन नहीं है, ना कोई मास्टरपीस है, गलती सबसे होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इन नोट्स को अगर आपने 100% याद कर लिया तो अब आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं, ऐसा नहीं है। आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में, मेरे भी क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रहता है कि हमारे नोट्स तैयार हैं, हमने जो पढ़ा है परफेक्ट पढ़ा है और रिलेवेंट चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ सीपीसी के बहुत रिलेवेंट पॉइंट्स, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल सीपीसी का है क्या। तो बोलने की बजाय लिख कर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं सीपीसी। तो इसका प्रियम्बल क्या है आप पहले लिख लीजिए। टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट एंड अमेंड। देखिए, कंसोलिडेट मतलब क्या होता है, चीजों को एकत्रित करना, चीजों को इकट्ठा करना। और अमेंड मतलब क्या होता है, बदलाव करना। मतलब चीज़ों को पहले आप इकट्ठा करो, और जब आपके पास हर तरीके की एलिमेंट्स आ जाएं, हर तरीके की आपके पास फैसिलिटी आ जाए, तो आप समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन करते चलो। ठीक है, तो इसका बेसिक क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। सबसे पहले चीज़ों को, प्रोविजंस को इकट्ठा करो। ठीक है, उन सारे प्रावधानों को इकट्ठा करो जो कि यूजफुल होंगे सिविल प्रक्रिया को चलाने में। हमारे पास इकट्ठे हो गए। अब उनमें से हम कम और ज़्यादा समय के हिसाब से करते चलेंगे। अगर हमें लग रहा है कि सेक्शन 9 में, ठीक है, सेक्शन 9 में कोर्ट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आ गई हैं जिसमें कि हमें कॉग्निजेंस के लेवल को, कॉग्निजेंस के पॉइंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो अमेंडमेंट के थ्रू हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट कितने हुए हैं रिलेवेंट वो भी डिस्कस करूंगा, केवल टॉपिक से जुड़े अमेंडमेंट, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो आएगा। ठीक है, तो अब देखिए, प्रियम्बल क्या था कि इकट्ठा करो, कलेक्ट करो और उसमें बदलाव करो जैसा समय की मांग हो। ठीक है, तो ये आपका प्रियम्बल ऑफ सीपीसी हो गया। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन आते हैं कि इन्फोर्समेंट में कब आया। एक क्वेश्चन आता है इनैक्टमेंट में कब आया, इनैक्ट कब हुआ। देखिए, इनैक्ट और इन्फोर्स अलग अलग बातें हैं। इनैक्ट मतलब बन के तैयार हो गया, इन्फोर्स मतलब लागू किया गया। तो जरूरी नहीं कि जिस दिन कोई भी कोड, कोई भी एक्ट, कोई भी कानून बन के तैयार हो उसी दिन उसको लागू भी कर दिया जाए। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो इसी पर बात करते हैं कि एसेंट कब मिली, गवर्नर जनरल से एसेंट कब मिली सीपीसी को। तो नोट कर लीजिएगा, रिसीव्ड मतलब रिसीव्ड दी एसेंट, एसेंट फ्रॉम, उम्मीद करता हूं आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा, फ्रॉम गवर्नर जनरल, गवर्नर
जनरल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एरो करके, या आई थिंक आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। कब मिली है? 21 मार्च 1908 को, 21 मार्च 1908। देखिए बात क्या है कि वो चीजें ना छूटे जो रिलेवेंट हैं, जो हमें बार बार पढ़नी है और एग्जाम में हमेशा आती है। तो इसलिए मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार करी है उन चीजों की, मतलब मेरे पास तैयार थी पहले से ही, कि वो चीजें ना छूटे लॉ की जो हमेशा एग्जाम में आती है और हमेशा गलत हो जाती है। तो उसी को आज मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई रिसीव द एसेंट, यहां पे हमें एसेंट मिला है, ठीक है, कि चलो ठीक है, तैयार हो गया हमारा, बन के हमारा कानून तैयार हो गया। अब लागू करने की डेट क्या है? तो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू करने की डेट, ठीक है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, लागू कब किया गया, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 जनवरी 1909। तो 21 मार्च को हमें एसेंट मिल गई, ठीक है, हमें अप्रूवल मिल गया, गवर्नर जनरल साहब का अप्रूवल हमें मिल गया, मतलब ये एक्ट बन गया, ये कोड बन गया। लेकिन अप्लाई कब करा हमने? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हमने कब अप्लाई किया इसे? 1 जनवरी 1909 को हम इसको एप्लीकेबिलिटी में लेकर आए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसके ये कहां कहां तक विस्तार करता है, ये एक्सटेंड कहां कहां तक करता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो एक्सटेंड में बहुत गलतियां होती हैं। एक्सटेंड्स कहां तक करता है, कहां तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार कहां तक है, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। ये पूरे भारत में फैला हुआ है, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में फैला हुआ है। जो अभी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 हुआ है, ठीक है, उसके तहत अब ये पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में, जम्मू कश्मीर वगैरह सब में फैल गया है। लेकिन एक जगह अब भी ये एक्सटेंड नहीं करता है, और वो जगह आप नोट कर लीजिए, बट या एक्सेप्ट आप लिख लो डायरेक्ट। आप लोग को लिखने की स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी मैं सामने लाऊंगा। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। अभी बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं इसी पे डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, और उम्मीद कर यहां कर ही देता हूं डिस्कस, आप साथ के साथ नोट करते चलिए। तो देखिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हो गई, डेट ऑफ इनेक्टमेंट हो गई, ठीक है, टू कंसोलिडेट ये प्रियम्बल हो गया, ठीक है। अब ये एक्सटेंड कहां कहां तक कर रहा है? तो ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में आज भी ये एक्सटेंड नहीं करता, ठीक है। अब इस पे सीपीसी क्या बोलती है, केस लॉ इस पे क्या बोलता है? अगर केस लॉ आ जाए तो इस पे आप केस लॉ क्या लिखेंगे, तो मैं केस लॉ भी आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। इसका जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो है आपका, आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ यहां पे है इसका वेस्टर्ली देकर केस लॉ। वेस्टर्ली DKHAR वर्सेस SEHEKAYA लिंगडॉब, LYUNG लिंगडॉब। इसमें ये 2015 का है केस। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जहां पर सीपीसी एक्सटेंड नहीं करती, मतलब जहां पर सीपीसी का विस्तार नहीं है, वहां सीपीसी की आत्मा काम करेगी, स्पिरिट ऑफ द कोड। मतलब सिंपल सा है कि अगर केस लॉ आ जाए कि ये किस में बोला गया है, किस केस में बोला गया है कि जहां सीपीसी एक्सटेंड नहीं करेगी, जहां सीपीसी के प्रावधान एक्सटेंड नहीं करेंगे, वहां सीपीसी की आत्मा वहां पर क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, स्पिरिट ऑफ द कोड, ठीक है। तो ये किस में बोला गया है? तो केस लॉ आपके सामने है, वेस्टर्ली देकर वर्सेस
सेखाया लिंगडोप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत, मैं आपको एकदम सीक्वेंस वाइज लेकर चल रहा हूं, इसमें कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो ये एक्सटेंड वाली बात हो गई, ठीक है। अब क्या सीपीसी किसी लोकल लॉ या स्पेसिफिक लॉ को लिमिट करती है? क्या सीपीसी लिमिट लगाती है किसी लोकल लॉ या स्पेसिफिक लॉ पे? तो आंसर है नहीं। मतलब जहां पर सीपीसी के प्रावधान साइलेंट हैं, जहां पर कोई स्पेसिफिक प्रावधान सीपीसी में नहीं दिया गया है और वो प्रावधान किसी अन्य स्पेसिफिक लॉ या लोकल लॉ में बताए गए हैं, तो सीपीसी उनको रोक नहीं पाएगी। ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 ऑफ सीपीसी, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये भी लिखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 does not limit does not limit the special law, don't limit the special law and the local law, ठीक है। अब भैया स्पेशल लॉ एंड लोकल लॉ, जहां पर रेवेन्यू लॉज की जरूरत है, जहां पर रेवेन्यू लॉज की जरूरत है वहां पर रेवेन्यू लॉज अप्लाई होनी ही है, वहां पर सीपीसी को रोक नहीं पाएगी, ठीक है। जहां पर ऐसे कानून जिनकी एप्लीकेबिलिटी आवश्यक है, ठीक है, जैसे चकबंदी नियम हो गए, ठीक है, अर्बन लेटिंग डेवलपमेंट आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये सब लोकल लॉज हैं हमारे यूपी के, तो इस पर सीपीसी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, इनको रोक नहीं पाएगी। जो प्रावधान इनके अपने हैं वो इन्फोर्समेंट में रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सीपीसी इन पर अपना प्रभाव डालेगी तो कानून पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। हस्तक्षेप उतना ही चलेगा जितना जरूरत हो और जितना लॉ के द्वारा विधिमान्य हो, लॉ के द्वारा लीगल हो, उतना ही, ठीक है। तो सीपीसी डज नॉट लिमिट द स्पेशल लॉ एंड द लोकल लॉ, ये कहां बताया गया है? ये आपका बताया गया है सेक्शन 4 एंड 5 ऑफ सीपीसी, ठीक है। तो ये क्लियर करता है। अब आते हैं कि क्या सीपीसी संपूर्ण है, संपूर्ण विधि है? क्या सीपीसी संपूर्ण विधि है? तो संपूर्ण विधि नहीं है। अगर संपूर्ण विधि होती तो सेक्शन 151 सीपीसी ना होता, ठीक है। मतलब वैसे तो ये कोड काफी हद तक एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव मतलब संपूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं प्रावधान संपूर्ण नहीं भी हो पाए हैं, इसलिए वहां पर 151 सीपीसी 151 सेक्शन का इंसर्ट किया गया है, लागू किया गया है 151 सीपीसी, जिसे कहते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सीपीसी, वेदर सीपीसी इज एग्जॉस्टिव, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है, यस और नो? तो सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि कोड इज एग्जॉस्टिव ऑन मैटर स्पेसिफिकली डील्स इन इट, मतलब जहां तक स्पेसिफिक सीपीसी की बात हो रही है सिविल प्रोसीजर, वहां तक तो यह एग्जॉस्टिव है, संपूर्ण है, लेकिन कहीं कहीं ये संपूर्ण नहीं भी है, तो इसलिए सेक्शन 151 का इस्तेमाल यहां पे किया गया है। तो लिख सकते हैं सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब होता है संपूर्ण, सीपीसी संपूर्ण नहीं है। सीपीसी संपूर्ण इसलिए भी नहीं है क्योंकि धारा 4 और धारा 5 में वो इफेक्ट नहीं डाल रही है अन्य स्पेशल या स्पेसिफिक लॉ पे या स्पेशल लॉ पे। अगर वो खुद संपूर्ण होती तो वो रोक लगा देती कि यार जब मेरे पास कानून रखे हुए हैं तो तुम लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो बीच में, मैं ही संपूर्ण हूं, सीपीसी ही अपना प्रावधान लागू करेगी, तो इसलिए सीपीसी एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। अब आपका ये हो गया कि सीपीसी एग्जॉस्टिव है कि नहीं, तो सीपीसी इज नॉट एग्जॉस्टिव, इज नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करते रहिए जिससे कि मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूं।
स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। अब बात करते हैं डिक्री। डिक्री कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। अब जो बात होगी, जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्री। डिक्री, ओके। तो डिक्री कहाँ पे डिफाइन है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो आपको लिख देना है, डिक्री डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2। सिंपल है, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, डिक्री किन किन चीजों से मिलकर डिक्री बनती है, अगर वो चीजें ना हो, वो एलिमेंट ना हो तो डिक्री नहीं बनेगी। उनको लिख लीजिए कि वो एक रिलेवेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए जिनको मिलकर एक डिक्री संपूर्ण हो जाती है, डिक्री बन जाती है। तो एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिक्री। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए कि डिक्री क्या, कंक्लूसिव इन नेचर होनी चाहिए, संपूर्ण, पूरा पूरा, जिसे कहते हैं कि डिस्पोजल हो जाए मुकदमे का, संपूर्ण खात्मा, फिनिश, अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो पहला क्या है, एडजुडिकेशन। पहला क्या होना चाहिए, एडजुडिकेशन, मतलब न्यायिक निर्णय। एडजुडिकेशन मतलब एक जुडिशियल डिसीजन, जुडिशियल डिसीजन पहला, जिसे कहते हैं न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय हिंदी में कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, कंक्लूसिव इन नेचर। कंक्लूसिव इन नेचर मतलब अब कुछ इफ एंड बट नहीं बचा, जो फैसला हुआ बिल्कुल फाइनल, नो अपील, नथिंग, उसे कहते हैं कंक्लूसिव इन नेचर। डिसीजन शुड बी कंक्लूसिव, कंक्लूसिव इन नेचर मतलब फाइनलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल फाइनल, अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं बचा है। जो माननीय न्यायालय ने पूरे दस्तावेजों को, मौखिक साक्ष्यों को, लिखित साक्ष्यों को, गवाहों को सुनने के बाद जो भी निर्णय सुनाया है वो बिल्कुल फाइनल है। इसमें अब ना ही कोई अपील, ना रिवीजन, ना रेफरेंस वगैरह वगैरह का कोई भी अब चांस नहीं बचा है, तो उसे कहते हैं कंक्लूसिव इन नेचर। थर्ड आपका क्या है, मुकदमे में होना चाहिए द एडजुडिकेशन, जो ये जुडिशियल डिसीजन है, एडजुडिकेशन न्यायिक निर्णय, एडजुडिकेशन शुड बी इन अ सूट, मतलब वाद की सुनवाई के बाद ही निर्णय आए, सूट सुना जाए, दो पार्टीज के बीच में जो मुकदमे हुए हैं उसको सुना जाए और फिर कोर्ट अपना निर्णय सुनाए, तभी वो डिक्री कहलाएगी, ठीक है। तो एडजुडिकेशन शुड बी इन अ सूट मतलब मुकदमे के बाद जो निर्णय आए वो डिक्री में आएगा, ठीक है। केवल दो लोग बैठकर किसी चीज को फाइनल कर दें तो वो डिक्री नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कानून के तहत जो न्यायालय सुनेगा, पार्टियों को सुनेगा, उनकी बहस सुनेगा, साक्ष्य को लेगा, मौखिक, लिखित, गवाहों को सुनेगा, उसके बाद जो वो अपना क्या, अपना जो वो एक निर्णय, न्यायिक निर्णय सुनाता है, एडजुडिकेशन सुनाता है, उसे कहते हैं हम डिक्री। तो ये एलिमेंट्स डिक्री के हैं। सबसे पहले तो एक न्यायिक निर्णय होना चाहिए, वो एक कंक्लूसिव इन नेचर मतलब कंप्लीट हो, अब उसमें कुछ भी अपील, रिवीजन, रेफरेंस का कोई भी चांस ना बचा हो, कंक्लूसिव इन नेचर हो, और एडजुडिकेशन शुड भी सूट के द्वारा वो न्यायिक निर्णय आया हो, उसे ये एलिमेंट्स मिलकर बनाएंगे आपकी डिक्री को। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो डिक्री के प्रकार क्या क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। डिक्री टाइप्स, डिक्री कैन बी, डिक्री
कैन बी, डिक्री के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, डिक्री कैन बी, इस तरह लिख लीजिए, ठीक है। प्रीलिमिनरी डिक्री, प्रीलिमिनरी डिक्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी पार्टली प्रीलिमिनरी, एंड पार्टली फाइनल, पार्टली प्रीलिम, पार्टली फाइनल, PARTLY, पार्टली फाइनल, एंड थर्ड इज फाइनल डिग्री। ठीक है, तो पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल एंड प्रीलिमिनरी। तो ये भी हो गया कि डिग्री के टाइप क्या क्या है, मैंने आपको बता दिया। प्रीलिमिनरी डिग्री, प्रीलिमिनरी डिग्री क्या होती है, वो डिग्री जो कि फाइनलिटी नहीं लाती, जो कि किसी चीज को उसके अंत तक नहीं ले जाती। प्रीलिमिनरी डिग्री मतलब कि अभी सूट में, अभी मुकदमे में कुछ सुनवाई होना बची है, या मुकदमे में अभी कुछ चीजों का सुना जाना बचा हुआ है, अभी पूरा डिस्पोज आउट, पूरा मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, पूरी सुनवाई खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ चीजें बची हुई हैं, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। पार्टली प्रीलिमिनरी, पार्टली फाइनल, कुछ चीजें अभी बची हैं, कुछ चीजें फाइनल हो गई, उसे कहते हैं पार्टली प्रीलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। एंड फाइनल डिग्री मतलब अब सब कुछ सुन के मुकदमा बिल्कुल निस्तारित हो गया है, मुकदमा खत्म हो गया है, डिग्री आ गई है, उसे कहते हैं फाइनल डिग्री। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। प्रीलिमिनरी डिग्री मैंने आपको बता दी है, जब कुछ प्रोसीडिंग्स बची रह जाएं। प्रीलिमिनरी डिग्री मतलब कुछ प्रोसीडिंग्स अभी बची हुई हैं लेकिन डिग्री आ गई है, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री। अभी वो डिग्री फाइनल नहीं हुई है, अभी उसने पूरी तरीके से पार्टीज के अधिकारों को तय नहीं किया है, उनके दायित्वों को तय नहीं किया है। कोई डिग्री जो पार्टीज के अधिकार या दायित्व को तय कर देती है उसे कहते हैं फाइनल डिग्री। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे पूरी तरीके से अधिकार और दायित्व तय नहीं हुए हैं, तो इसे हम प्रीलिमिनरी डिग्री कहेंगे, क्योंकि अभी कुछ और प्रोसीडिंग्स बची हुई हैं। ठीक है, जब यही प्रोसीडिंग्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी तो इसे कह देंगे फाइनल डिग्री। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब इसे भी मिटाने जा रहा हूं, जल्दी करिए। चलिए, अब मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी आपको बताना है और वीडियो जितना हो सके लंबा ना हो पाए, कोशिश ये भी रहेगी। चलिए, अब नेक्स्ट जो चीजें हैं उस पर आते हैं। अब यहां पे लिख लीजिए फाइनल डिग्री क्या होती है। ठीक है, फाइनल डिग्री, तो यहां पे हेडिंग आप डाल सकते हैं कि फाइनल डिग्री क्या होती है। फाइनल डिग्री, व्हाट इज द फाइनल डिग्री। तो फाइनल डिग्री में आप लोग नोट करेंगे कि कंक्लूसिवली डिटरमाइन, पहला पॉइंट क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन, कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, राइट्स ऑफ द पार्टीज मतलब पूरी तरीके से उनके अधिकारों को तय कर दिया, दायित्वों को तय कर दिया। ठीक है, तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज मतलब अब कुछ इफ एंड बट नहीं बचा है, जो है बिल्कुल फाइनल। ठीक है, दूसरा क्या है, नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड, नो अपील हैज बीन प्रिफर्ड। ठीक है, कोई अपील उसके खिलाफ नहीं की गई, तो वो डिग्री फाइनल हो गई। ठीक है, कोई डिग्री कोर्ट ने पास करी, कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया कि ए की संपत्ति है, ए और बी में संपत्ति का मुकदमा था, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि ये संपत्ति ए की है। ये कोर्ट ने क्या कर दिया, कंक्लूसिव डिटरमाइन, पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन दे दिया, और उसके खिलाफ कोई अपील भी बी ने नहीं करी। ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी अपील बी ने नहीं करी, कोर्ट ने क्या बोला कि ये संपत्ति ए की है, बोल दिया, ये कंक्लूसिव डिटरमाइन कर दिया। लेकिन उसके बाद बी ने कोई अपील नहीं करी, वो डिग्री क्या हो गई, फाइनल हो गई। ठीक है, तो फाइनल डिग्री क्या है, जब कोई भी चांस ना रह जाए, कोई अपील, रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू कुछ नहीं अब बचा है। ठीक है, सब कुछ हो गया, फाइनल हो गई, तो वो हो गई आपकी फाइनल डिग्री।
ठीक है, तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, एकदम निश्चित कर दे अधिकारों को और कोई अपील उसके खिलाफ ना हो, तो वो आपकी हो जाती है आपकी फाइनल डिक्री। अगर कोई अपील हो जाती है तो हो सकता है, क्योंकि आपको जो भी डिक्री पर, प्रिलिमिनरी डिक्री पर आपको जो भी सवाल जवाब उठाने, अपील करनी आप पहले कर सकते हैं। फाइनल डिक्री आने के बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते कि प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो जो है इलीगल पास हुई है या वगैरह वगैरह। प्रिलिमिनरी डिक्री आई है, आप उसी समय अपील करिए। अगर आप उसके बाद फाइनल डिक्री आने के बाद आप जाते हैं कि प्रिलिमिनरी डिक्री ही जो है वो वैलिड नहीं थी, लीगल थी, ये पॉइंट्स उसमें कोर्ट ने नहीं सुने, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि फाइनल डिक्री आने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती, मैटर खत्म माना जाता है। ठीक है, तो कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टीज, नो अपील हैज बीन प्रेफर्ड। ओके, अब देखिए आते हैं अमेंडमेंट्स। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अमेंडमेंट सीपीसी के कैसे कैसे हुए। अब जैसे कि इंटरप्रेट, और मैं आपको बता देता हूं इसमें और क्या क्या चीजें हैं। हाँ, किन किन कंडीशंस में प्रीलिमिनरी डिक्री पास होगी, इन कंडीशंस को मैं लिखवा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिस्ट लंबी है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। प्रीलिमिनरी डिक्री, preliminary decree can be passed in the following suits। मतलब इन निम्नवत मुकदमों में प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जा सकती है। लिस्ट बनवा दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। पहली क्या है, पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट। पोजीशन एंड मीन प्रॉफिट, मीन प्रॉफिट आपने पढ़ा ही है ऑर्डर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में, आई थिंक आप जानते ही होंगे। वो प्रॉफिट जो इलीगल पोजीशन से उठाया जाए। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो इलीगल पोजीशन में है प्रॉपर्टी का, सपोज करिए एक किराएदार है, वो अब कम नहीं खाली कर रहा मकान, और उसने उसके ऊपर एक माला और बनवा लिया, एक मंजिल और बनवा ली। ठीक है, और वो उससे किराया वसूल रहा है, लीज पर उठा रहा है, रेंट पर उठा रहा है, जो किराया वो उठा रहा है ना इलीगल पोजीशन में रहते हुए, उसे कहते हैं मीन प्रॉफिट। ठीक है, तो पोजीशन, कब्जा एंड मीन प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका है ऑर्डर नंबर 20 एंड रूल नंबर 12। ऑर्डर नंबर 20, रूल नंबर 12। दूसरे पे आइए, समझाता भी चल रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटर सूट, एडमिनिस्ट्रेटर सूट मतलब कौन एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन अब कौन करेगा, उससे जुड़ा कोई भी वाद है तो वो भी, उसमें भी प्रीलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है। ऑर्डर 20 रूल 13। ठीक है, तीसरा है आपका सूट फॉर प्रीएम्पशन। सूट फॉर प्रीएम्पशन, ऑर्डर 20 रूल 14। इन सब चीजों को अगर पूरी तरीके से समझना है तो पेड ग्रुप ज्वाइन करिए और उसमें पूरा विधिवत समझाया जाएगा। अभी केवल एक टेबल बनवाया जा रहा है कि आप लोगों को कम से कम इतना याद हो जाना चाहिए अगर क्वेश्चन टिक मार्क करने हैं और मेंस में आंसर लिखना है तो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑर्डर 20 रूल 15। नेक्स्ट में आते हैं पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन। इसमें एक पॉइंट छूट रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपका है 16th। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, खत्म होती है, तो उसका मुकदमे में भी
आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री आ सकती है, पास हो सकती है। ऑर्डर 20 रूल 15। ओके, अब लास्ट आता है आपका ऑर्डर 20 से जुड़ा हुआ, ये है पार्टीशन। पार्टीशन तो सुनते ही रहते हैं आप लोग, हर घर में हो जाता है। पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन। सेपरेट पोजीशन, तो ये आपका ऑर्डर 20 एंड रूल नंबर 17, सॉरी ऑर्डर 20 रूल नंबर 18। ठीक है, तो देखिए इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है, ऑर्डर 20 सब में कॉमन है। आपको केवल एक रूल याद करने हैं, ठीक है, कि पोजीशन और मीन प्रॉफिट है तो 12, एडमिनिस्ट्रेटर सूट है 13, प्रीमिशन है 14, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप है 15, प्रिंसिपल एजेंट के बीच का मुकदमा है 16, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन है 18। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो बात हो गई, ये जो बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो गई, ये बात करती है ऑर्डर नंबर 20। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको मिटाने के बाद वो होगा ऑर्डर नंबर 34। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब चीज़ एक वीडियो में नहीं मिल सकती, कुछ चीज़ों के लिए आपको दूसरे मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऑर्डर नंबर 34 की। ऑर्डर नंबर 34 में कौन कौन से मुकदमों में प्रीलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है। तो पहला है आपका फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज सूट, फॉर फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज, फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्गेज सूट, ऑर्डर नंबर 34, रूल नंबर 2 एंड 3। नेक्स्ट आपका है सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, जो संपत्ति हमने गिरवी रखी है उसको बेचने का मुकदमा, सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, रूल 4 एंड 5। थर्ड आपका है रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज, संपत्ति वापस करो, जो मॉर्गेज रखी हुई थी वो संपत्ति मुझे वापस करो, मैंने तुम्हारा पैसा चुका दिया है। मॉर्गेज मतलब रीपेमेंट पे वो संपत्ति वापस होती है मॉर्गेज वाली, उसी का मुकदमा है। रूल 7 एंड रूल 8, रूल 7 रूल 8। अब डिसीजंस, ठीक है, तो आपने ऑर्डर 20 से जुड़े रूल और ऑर्डर 34 से जुड़े रूल मैंने बता दिए, जिसमें कि प्रीलिमिनरी डिग्री पास होती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं अब। चलिए, अब वो डिसीजंस जो क्या है, जो डिक्री है, वो डिसीजंस जो डिक्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में क्वेश्चन कि इसमें से कौन से डिसीजन डिक्री है, टिक करिए। तो डिसीजंस, DECIS, डिसीजंस विच आर डिक्रीज, वो डिसीजन जो क्या है, डिक्रीज है। तो चलिए उसकी लिस्ट बना लीजिए। पहला क्या है, डिस्चार्ज ऑफ सम डिफेंडेंट, सम ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, मतलब कुछ डिफेंडेंट को क्या कर देना, डिस्चार्ज कर देना, मुकदमे से बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा कॉज ऑफ एक्शन नहीं है जिसके लिए उन पर वाद चलाया जाए। डिस्चार्ज ऑफ सम ऑफ द डिफेंडेंट
ड्यू टू वांट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट। ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट, मुकदमा खत्म करने का, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट, आदेश देना। तीसरा क्या है, डिसमिसल ऑफ अपील। डिसमिसल ऑफ अपील, टाइम बार्ड एज टाइम बार्ड, मतलब अपील करने का समय निकल गया, खत्म हो गया, ऐसा ऑर्डर किया तो डिक्री बना जाएगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी। इसको पढ़िएगा, ये पब्लिक राइट्स पे डिपेंड सेक्शन है। ठीक है, वो ऑर्डर जो कहे कि अपील मेंटेनेबल है, ऑर्डर होल्डिंग अपील क्या मेंटेनेबल, मेंटेनेबल। ठीक है, उसके बाद अगर किसी डिफेंडेंट को गलत मुकदमे में जोड़ लिया गया है, उसको क्या कर देना उसके खिलाफ मुकदमा डिसमिस कर देना। रॉन्गली इम्प्लीडेड डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट को गलत जोड़ लिया गया और कोर्ट क्या करेगी, डिसमिस सूट अगेंस्ट सच डिफेंडेंट। डिसमिस सूट अगेंस्ट सच डिफेंडेंट, ऐसे डिफेंडेंट को के खिलाफ मुकदमा डिसमिस कर देना। ठीक है, अब उसके बाद फाइनल डिक्री पास करने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने खारिज कर दी। डिसमिसल ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर फाइनल डिक्री, डिसमिसल ऑफ, दिखाई नहीं पड़ रहा मुझे, ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 पॉइंट यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा के नेक्स्ट लिखता हूं। एट्थ पॉइंट मैं यहां से लिखता हूं, डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन फॉर फाइनल डिक्री। ठीक है, एट्थ मतलब फाइनल डिक्री पास कर दी जाए, उसके लिए एप्लीकेशन, और ऐसे एप्लीकेशन को डिसमिस कर देना। ठीक है, ऑक्शन सेल को नलिटी कर देना। ऑक्शन सेल मींस ऑर्डर सेटिंग असाइड ऑक्शन सेल एज नलिटी। ऑर्डर सेटिंग असाइड ऑक्शन सेल एज नलिटी, मतलब ऐसा कोई ऑक्शन सेल को क्या पूरा लिखना पड़ेगा, ऑर्डर सेटिंग aside an auction sale as नलिटी, मतलब अगर ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है जिसमें कि क्या कर दिया है, ऑक्शन सेल को नलिटी कर दिया है, ऑक्शन सेल को शून्य घोषित कर दिया है, तो ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड कर देना भी डिक्री में आएगा। मतलब ऐसे ऑर्डर को शून्य कर देना, मतलब ऐसा कोई ऑर्डर हुआ है जिसमें ये कह दिया गया कि ऑक्शन सेल जो हुई थी वो क्या है, शून्य है, कुछ नहीं है, जीरो है,
तो ऐसे ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए अगर अपीलेट कोर्ट के द्वारा या अन्य कोर्ट के द्वारा, तो वो भी डिक्री माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका कॉस्ट को ग्रांट करना या ग्रांट ना करना। ठीक है, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट, मतलब कॉस्ट देने का आदेश करना, लेने का आदेश करना, मतलब कॉस्ट एक पार्टी के द्वारा दूसरे को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका आदेश करना या ना करना, ये भी एक डिक्री के अंतर्गत आएगा। ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कॉस्ट, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है कॉस्ट देना। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा 35A, 35B, 35, ये सब कॉस्ट पे डील करता है। धारा 35, 35 से 35B सारा सारा कॉस्ट पे डील करता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, 10 पॉइंट मैंने लिखवा दिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि वो डिसीजन जो डिक्री नहीं है, इसको मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो वाकई में काफ़ी लंबा हो रहा है। और कल के वीडियो में मैं आपको ये लिस्ट बनवा दूंगा कि कौन से डिसीजंस डिक्री नहीं है, और अमेंडमेंट्स जो मैंने कहा था वो बनवा दूंगा मैं लिस्ट। तो चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी दोबारा आपके साथ फिर सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार। लेक्चर्स की सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, थोड़ी सी देर हो सकती है आने में, लेकिन आएगी ज़रूर, और कोशिश करूँगा कि देर ना हो। नमस्कार, गुड नाइट।